नमस्कार, मैं नीलिमा सिन्हा अपने चैनल सोशियोलॉजी कंसल्टेंट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं इग्नू के एमएसओ कोर्स के लिए एमएसओ 001 समाजशास्त्रीय सिद्धांत एवं संकल्पनाएं में एक प्रश्न लेकर आई हूँ, जिसका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। पूरे उत्तर को ध्यान से सुनने के बाद आप असाइनमेंट भी बना सकते हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि असाइनमेंट हमेशा 5 या 6 पेज में ही बनाएं। अगर आप 5 या 6 पेज में असाइनमेंट बनाएंगे तो बहुत अच्छी तैयार होगी और 80 से 90 या उसके ऊपर भी आपको अंक जरूर मिलेंगे। अगर आपको यह क्वेश्चन असाइनमेंट में नहीं मिलता, आप जो मैं क्वेश्चन बोलने जा रही हूँ वो असाइनमेंट में नहीं है, तो भी आप इसे ध्यान से सुने, क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी देनी है, एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करनी है। तो हो सकता है एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आए या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुने। अब आज का प्रश्न मैं बोलने जा रही हूँ। आज का प्रश्न है नव प्रकारवाद के सिद्धांत की आलोचनात्मक जांच करें। आज का प्रश्न एक बार फिर बोल देती हूँ, नव प्रकारवाद के सिद्धांत की आलोचनात्मक जांच करें। इसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगी। इसका आंसर है, नव प्रकारवाद पार्सन्स के कार्य में पहले जर्मनी और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में फिर से अभिरुचि उत्पन्न होने से नव प्रकारवाद का उद्भव हुआ। जर्मनी में नव प्रकारवाद से जुड़े विद्वानों में लुहमन्स और जुर्गन प्रसिद्ध थे। लुहमन ने एक ऐसे समाजशास्त्रीय उपागम का विकास किया जिसमें सामान्य प्रणाली के साथ साथ पार्सन्स के रचनात्मक प्रकारवाद के कुछ पहलुओं को भी शामिल किया गया। उन्होंने इसमें संज्ञानात्मक जीव विज्ञान और साइबरनेटिक की संकल्पना का भी समावेश किया। हालांकि वे ठोस व्यक्ति के रूप में व्यक्तियों के पास उपलब्ध विकल्पों के बारे में पार्सन्स से सहमत नहीं थे। पार्सन्स ने मूल्य आम सहमति पर बल दिया और यह विश्वास व्यक्त किया कि चूंकि सामाजिक प्रणाली व्यक्ति प्रणाली को प्रभावित करती है, इसलिए व्यक्ति के पास सामाजिक संबंधों और व्यवहार के लिए उपलब्ध विकल्प सीमित होते हैं। लेकिन लुहमन की सोच सही नहीं थी। उन्होंने व्यक्ति को सामाजिक प्रणाली से बाहर कर समाज में रखा, जिसे सामाजिक परिवेश कहा जाता है, जो अत्यंत जटिल एवं कम प्रतिबंधात्मक होता है। यह लोगों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, विशेष रूप से यह अतार्किक अनैतिक व्यवहार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब्राहमसन का कहना है कि यदि लुहमन ने पार्सन्स को छोड़कर मूल्य आम सहमति की संकल्पना की समस्या के खोज की तो हैमर्सन पार्सन की तरफ जा सकता है। हैमर्सन ने अपने लेखों में पार्सन्स की आलोचना की है, लेकिन बाद में उसने अपने सिद्धांत में सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तित्व प्रणाली को स्थान दिया। इन प्रणालियों के बीच संबंध के बारे में उनकी संकल्पना पार्सन्स के दृष्टिकोण के समरूप थी। उसने पार्सन्स की स्वनियामक प्रणाली की संकल्पना को स्थान दिया, जिसका उदय समाजों के जटिल होने पर हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप संरचनात्मक प्रणाली सजीव विश्व से उत्पन्न हुए संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व के बारे में अनुभव करने और संचार के लिए अंतःविषयक क्षेत्र हैं। अमेरिका में नव प्रकारवाद के प्रमुख वक्ता जेफरी अलेक्जेंडर और कोलोमी हैं। 1985 में प्रकाशित उनके संयुक्त प्रकाशन में उन्होंने नव प्रकारवाद को ऐसे प्रक्रियात्मक सिद्धांत की स्वनियामक लड़ी के रूप में परिभाषित किया, जो इसके सैद्धांतिक मूल को बनाए रखते हुए प्रकारवाद के बौद्धिक क्षेत्र को व्यापक करना चाहता है। नव प्रकारवाद शीर्षक के अंतर्गत उन्होंने संरचनात्मक प्रकारवाद की कठिनाइयों को दूर कर इसका विस्तार करने का प्रयास किया। संरचनात्मक प्रकारवाद ऐसी एकल और सबको साथ लेकर चलने वाली संरचनात्मक योजना की कल्पना है, जो हर समय सभी समाजों पर लागू होती है। तुलना के आधार पर नव प्रकारवाद मुक्त संगठित पैकेज है, जो कि समान तर्क के इर्द गिर्द निर्मित है।
इसने बहुत से स्वायत्त अप्रसार और परिवर्तनों को अपने में समेटे हुए है, जो विविध स्तरों पर और विभिन्न अनुभविक संदर्भों में काम करता है। नव प्रकारवाद का उद्देश्य अधिक संश्लेषित सिद्धांत सृजित करना था। इस बात में कोई शंका नहीं है कि पार्सन्स महासिद्धांत का अतुलनीय संश्लेषक था। संरचनात्मक प्रकारवाद का आरंभ से ही ऐसा ठोस संश्लेषिक आधार है। अपनी संरचनात्मक प्रकारवाद की किस्मों में पार्सन्स ने सैद्धांतिक साधनों की विस्तृत श्रृंखला को एकीकृत करने का प्रयास किया। वह ऐसी विविध पद्धतियों के बीच अंतः संबंध बनाए रखने का इच्छुक था जो सामाजिक जगत का गठन करते हैं, जैसे सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तित्व संबंधी पद्धतियां। अतः अलेक्जेंडर और कोलोमी का मानना है कि संरचनात्मक प्रकारवाद की शुरुआत काफी आशाजनक थी, लेकिन धीरे धीरे पार्सन्स का नजरिया काफी संकीर्ण और नियतिवाद बन गया। उसने सांस्कृतिक पद्धति को अन्य पद्धतियों के निर्धारण के रूप में देखा, जिससे अन्य पद्धतियों का निर्धारण करना था। इसके अलावा उसने व्यवस्था की समस्या पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने के कारण दबाव और संघर्ष पर अपर्याप्त ध्यान दिया। अलेक्जेंडर एवं कोलोमी मानते हैं कि संरचनात्मक प्रकारवाद में भी कमियां भी हैं। इसके संश्लेषिक अभिन्यास पर दोबारा पकड़ कायम की जा सकती है। द्वंद्व की संकल्पनाएं एवं विषयगत अर्थ को पेश किया जा सकता है। कोई यदि चाहे तो व्यवस्था के एकीकरण एवं उसकी विविध उप पद्धतियां की अंतर्व्यक्ति को प्रवृत्ति के रूप में देख सकता है, जिन्हें एक माने गए तथ्य की बजाय जिसकी छानबीन की जा सकती है। नव प्रकारवाद के इन समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए प्रयास या प्रवृत्ति के रूप में देखा जा सकता है। अलेक्जेंडर को इसे विकसित सिद्धांत कहने में थोड़ा संदेह था और संरचनात्मक प्रकारवाद की आलोचनाओं के प्रति वह अधिक संवेदनशील थे। नव प्रकारवाद के बुनियादी अभिविन्यासों को रेखांकित किया जा सकता है। नव प्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक प्रारूप के आधार पर काम करता है। इसके लिए समाज के कुछ ऐसे मूल तत्वों का समावेश है जो कि निरंतर अन्य तत्वों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, एक साथ मिलकर प्रतिमान गठित करते हैं। इस प्रतिमान के वजह से समाज अपने पर्यावरण से अलग हो जाता है, जिसके साथ उसकी अंतहीन अंतःक्रिया है। पद्धति के भाग सांकेतिक रूप से संबंध है, अर्थात एक दूसरे को योगदान दे रहा है। हालांकि ऐसा कोई भी बल नहीं है जो उसकी अंतःक्रिया को निर्धारित करता है। नव प्रकारवाद किसी एक नैमित्तिक नियतिवाद का खंडन करता है। यह मुक्त एवं बहुलवादी है। नव प्रकारवाद कार्य और व्यवस्था पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करता है। अलेक्जेंडर के अनुसार ये संकल्पनाएं समाजशास्त्रीय वाद विवाद की सही पूर्वधारणा को गठित करती है। संरचनात्मक प्रकारवाद की सामाजिक संरचनाओं संस्कृति में व्यवस्था के बृहद स्तर स्रोतों पर पूर्णतः ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है। यह सूक्ष्म स्तर की क्रियाओं की ओर कम ध्यान देता है। ऐसी क्रियाएं भी है जो स्थानीय स्तर पर की जाती है। अपने संश्लेषण विश्लेषण में नव प्रकारवाद में तर्क एवं अभिव्यंजक क्रियाओं का समावेश है। यह उस नजरिए से अलग है कि मानवीय क्रियाएं सिर्फ तर्क संगत, लाभ उन्मुख, लाभप्रद सोच एवं वैज्ञानिक है। संस्कृति का एक मूल प्रकार भी है कि यह लोगों को खुद कभी कभार सौंदर्य परक ढंग से अभिव्यक्ति करने की अनुमति देती है। नव प्रकारवाद एकीकरण में रुचि रखता है, लेकिन यह एक संपादित तथ्य नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक संभावना है। यह इस बात को मान्यता देती है कि विचलन सर्वव्यापी सामाजिक वास्तविकता है और इसकी जांच करने के लिए प्रत्येक पद्धति में सामाजिक नियंत्रण के साधन अवश्य होने चाहिए। पथभ्रष्टों को नियमों के लिए बाधित करना चाहिए, अन्यथा उसके कर्मों
की सजा कठोर हो जाएगी। सामाजिक नियंत्रण पद्धति कुछ किस्म के स्थायित्व को बहाल करने का प्रयास करता है। नव प्रकारवाद का संबंध संतुलन से भी है, लेकिन यह संरचनात्मक प्रकारवाद से कहीं अधिक विस्तृत है। नव प्रकारवाद का एक ऐसा मानना है कि कोई भी पद्धति सदैव स्थायी संतुलन पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह सदैव सतत एवं अपूर्ण होती है। इसके अलावा संतुलन की संकल्पना को प्रक्रियात्मक विश्लेषण के लिए उपयोगी बिंदु के रूप में देखा जा सकता है। यह वास्तविक सामाजिक व्यवस्था में लोगों के जीवन को व्यक्त नहीं करता, जो कि चिर स्थायी क्रिया है, बल्कि यह सामान्य रूप से व्यवस्था एवं कार्य से संबंधित है। सभी प्रकारवाद में यह पार्सन का संरचनात्मक प्रकारवाद ही है, जो कि ऐसे विचारकों पर अधिकतम प्रभाव का प्रयोग करता है जिसमें से कुछ बाद में नव प्रकारवादियों के रूप में प्रसिद्ध हो गए और जिन्होंने पार्सन के पारंपरिक सांस्कृतिक सामाजिक व्यक्तित्व पद्धतियों को स्वीकारा, जो कि किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। ये पद्धतियां एक दूसरे को काटती है, जिसकी वजह से तनाव उत्पन्न होता है, जो कि बदलाव और नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा परिवर्तन उत्पन्न होता है जब समय के साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तित्व की पद्धतियां बदल जाती है। यह परिवर्तन अनुरूपता और सद्भावना के कारण नहीं, बल्कि व्यक्तिवाद एवं संस्थागत दबावों के उदय होने के कारण उत्पन्न होती है। नव प्रकारवाद भौतिकवादी उपागमों को बढ़ावा देता है। व्यवस्था पर जोर देने के लिए संरचनात्मक प्रकारवाद की प्रवृत्ति का सामना करने के लिए नव प्रकारवाद ने संस्कृति के सिद्धांतों की छानबीन शुरू की। विनिमय सिद्धांत, सांकेतिक अंतःक्रियावाद, परिणामवाद और घटना विज्ञान जैसे उपागमों से अंतर्दृष्टिपात करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पारंपरिक प्रकार्यात्मक उपागम के बृहत स्तर के पक्षपातों की क्षतिपूर्ति की जा सके। निष्कर्षतः नव प्रकारवाद का भविष्य शंकाओं से घिरा हुआ है। अलेक्जेंडर ने अपनी पुस्तक न्यू फंक्शनलिज्म और आफ्टर में व्यक्त किया है कि नव प्रकारवाद को महत्वपूर्ण लक्ष्य पार्सन की सिद्धांत की महत्ता को दर्शाना था। पार्सन्स ने ऐसी सैद्धांतिक योजना निर्मित की थी जो कि क्लासिकी समाजशास्त्र में निहित विवादों को नियंत्रित करने के योग्य भी थी, लेकिन न तो वह और न ही उनके सहयोगी एवं विद्यार्थी सिद्धांत का पूरा लाभ उठा सके। अलेक्जेंडर ने अपने उद्देश्य को ऐसी सैद्धांतिक लड़ियों को विकसित करने के रूप में देखा, जिसकी शुरुआत पार्सन्स के कार्य में हुई थी। जैसा कि उनकी सोच है, पर इस साहसिक कार्य में सफल भी हो गया और नव प्रकारवाद का लक्ष्य पूरा हो गया। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।